नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं राजीव साहनी, साहनी एस्ट्रो कॉस्मिक से। आज हमारा जो वेबिनार है वो बेसिकली एडवांस टेक्निक ऑफ नमांशा है। देखिए, नमांशा जो होता है ना, वो हमारी सोल होती है। नमांशा क्या है? वो हमारी आत्मा है। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन ये है, मैं भी आप ही की तरह एक अच्छा स्टूडेंट हूँ। सीखता रहना चाहिए जीवन भर आदमी को। ऐसा नहीं है कि सीखने का भाव नहीं है। मैं अभी भी सीखता रहता हूँ। 27 ईयर्स के करीब हो गए। मैं हिसाब लगाया तो देखा मेरे को 25 साल में बोल रहा हूँ, पर मेरे को तो एक्चुअल में 27 ईयर से भी ज्यादा हो गए हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। कंसल्टेंसी में देता हूँ लेकिन पढ़ा मैं 2020 के बाद से रहा हूँ ऑनलाइन। तो अब मैं आपको सिखाता हूं किस तरीके से नमांशा कुंडली को समझा जाता है। नमांशा कुंडली को समझना बहुत जरूरी है। ये आपकी आत्मा है। लगन कुंडली हमारा शरीर होता है। ऐसी बहुत सारी टेक्निक है जिनका हमें पता नहीं होता। फिर हम जब इंटरप्रिटेशन करते हैं तो ये कहते हैं कि भाई साहब गलती हो गई। गलती कहाँ हो गई वो सीखना है। हमारी मिस्टेक्स कहाँ हैं, आप देखिए। अब इसको हम करते हैं। एक सेकंड में पहले नमन का थोड़ा सा बता देता हूँ। अब होता क्या है कि सॉरी, ये हमारा D1 चार्ट है। ये D9। इस लगन को कहते हैं लग्नांश। लगन को लग्नांश कहा जाता है। सेकंड हाउस को धनांश कहा जाता है। इसको पराक्रम को विक्रांश कहा जाता है। और इसको सुखांश कहा जाता है। ये नाम है ये। हमको तो नाम ही नहीं पता, हम तो कह देते हैं वहां बैठा है जी, वहां बैठा है। पंचम भाव जो है पुत्रांश होता है। छठा घर रोगांश होता है। भार्यांश होता है। और ये अष्टम भाव जो है निधनांश बोला जाता है। सबसे बेकार ग्रह, अगर कोई ग्रह निधनांश में चला जाए वो डैमेज हो जाता है। ये भाग्यांश होता है। कर्मांश होता है। लाभांश होता है। और ये हमारा व्ययांश होता है, यानी खर्चे का बात होता है। ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं सबको एक डायमंड चीज दे रहा हूं गिफ्ट करने के लिए। आप देखना, आप हैरान रह जाओगे कि हम कुंडली देखते कैसे हैं। ये समझ लो क्लास में पढ़ा रहा हूँ। ये वो टेक्निक है जो क्लास में पढ़ाई जाती है, जो जिसे मैं यहाँ रिवील कर रहा हूँ आपको। अब मान लीजिए किसी का कन्या लगन है और यहाँ शनि भगवान बैठे हैं छठे घर में। आपको क्या दिख रहा है? नेगेटिव दिख रहा है। अभी छठे घर में शनि आ गया, ये तो गड़बड़ है। ठीक है। वेन वी सी कि ये शनि भगवान यहाँ आके बैठ गए, तो शनि कहाँ बैठे हैं? धनांश में बैठे हैं। धनांश का मतलब नमाज कुंडली में धन भाव में बैठे हैं। नमाज कुंडली के धनांश है। पहला पॉइंट हो गया, ये धनांश में बैठे हैं। और ये धन देंगे आपको जैसी दशा आएगी। क्या देंगे? धन देंगे। ध्यान से देखिए, जो लोग नाड़ी भी पढ़ते हैं, जो भी है, छठा घर जॉब का है। एग्री जी? बिजनेस का नहीं है, छठा घर जॉब का है मान लीजिए। दूसरा क्या कहेंगे जो नाड़ी जानते हैं, ये शनि अर्थ त्रिकोण में, अर्थ त्रिकोण होता है 2 6 10, और ये अर्थ त्रिकोण में बैठा है और यहां भी अर्थ त्रिकोण में बैठा है। देखिए, दोनों जगह अर्थ त्रिकोण में है। जैसे शनि की दशा आएगी, अगले को धन धान्य की प्राप्ति होनी है। आप मेरी बात समझे, दोनों स्थान पर धन स्थिति है शनि की। तो शनि जैसे ही आएंगे आपको धन की स्थिति प्रदान कर देंगे। और हम क्या करते हैं, किसी ने कह दिया कि आपके शनि भगवान जो हैं वो बिल्कुल डैमेज हैं और खराब हैं, तो इस तरीके से आप जो है वो कंफ्यूज हो गए और उठा के उपाय कर दिए। दैट इज द ब्लंडर।
कारण क्या है कि हम लोग, मैं हमेशा हर वेबिनार में, इवन अपनी हर क्लास में समझाता हूं कि पहले प्लैनेट्स को पढ़ना सीखिए भाई साहब, रेमेडी पे मत भागिए। ऐसा ना हो कि गलत रेमेडी करके आप गड़बड़ कर बैठे। समझ में आ रहा है? गलत रेमेडी करके कुछ गड़बड़ कर बैठे हैं। ठीक है ना? किसी को कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछिएगा क्लास के बाद में। आई विल एक्सप्लेन यू वेरी डीपली। चिंता नहीं करें, मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है ना? ठीक है। मीनिंग बदल जाते हैं, किसी ने लगन कुंडली और उसका लिखा है, आप उसको मैं आराम से आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। अब अगले पॉइंट पर जाते हैं। देखिए, ग्रह का एक नमाज कुंडली को और लगन कुंडली को हम राशि तुल्य नमाज कुंडली भी कहा जाता है, जिससे ग्रह की शक्ति को चेक किया जाता है कि ग्रह की शक्ति कितनी ज्यादा सुदृढ़ है, ग्रह कितना स्ट्रांग है, वो हमें नमाज कुंडली बताती है। नमाज कुंडली जो बनती है ग्रह के चरणा अनुसार बनती है, पहला चरण, दूसरा, तीसरा चरण, उसी आधार पर नमाज कुंडली में ग्रहों को बिठाया जाता है। अगर नमाज कुंडली में ग्रह धर्म राशियों में चले जाएं, धर्म राशि कौन सी है? मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। ये किसकी राशि है? धर्म की राशि है। और इनमें ज्यादा ग्रह बैठ गए, कहाँ बैठ गए? धर्म राशियों में। तो आपकी अंतरात्मा का झुकाव धर्म की तरफ होगा, ये याद रखना। आपका झुकाव किधर है? वो धर्म की तरफ चला गया। अब आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को समझते हैं। बहुत सारे नक्षत्र की टेक्निक है इसके अंदर नमंशा में, दैट आई हैव टू रिवील यू इन द क्लास। बहुत बेहतरीन टेक्निक होती है नक्षत्र की, जो देखनी नहीं आती, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है वो। आप ऐसा मत सोचिए वो साधारण सी टेक्निक है। फिर हमें टेबल देखनी नहीं आती। नमांशा टेबल कैसे कंठस्थ करें सेकंड्स के अंदर, वो भी तो सीखना होता है ना हमारा। क्योंकि एक राशि 30 डिग्री या नौवां भाव 3 डिग्री 20 मिनट का हो जाता है, तो हमें वो सारा सीखना है बारीकी से। अब आपको अगला पॉइंट सिखाता हूं, बड़ा सुंदर, आप देखिए। अब बहुतों को ये लगेगा कि ये सब ये क्या चीज है। ऐसा होता है, विष्णु मंच होता है। विष्णु मंच में क्या होता है? 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है सर्प नमांश, दूसरा भाग होता है गिरिधा नमांश यानी गिद्ध वाला, तीसरा भाग होता है राक्षस नमांश। ये 3 भाग होते हैं। समझ रहे हैं? 3 भाग होते हैं, 3 प्रकार के। अगर आपने गलती कर दी किसी की भविष्यवाणी करने में, गड़बड़ कर बैठोगे। अभी सब कह देते हैं जुपिटर इधर आएगा जी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भैया चेक कर लो, सर्प या गिरिजा या राक्षस नमांश में तो नहीं चला गया ग्रह। अगर गए तो वो अपनी दशा में पीड़ा देगा, पहली बात। दूसरी बात, मान लो किसी का जुपिटर ही चला जाए सर्प नमांश में या गिरिधा नमांश में या राक्षस नमांश में, तो क्या होगा? इस ग्रह की दशा में पहला पॉइंट तो पीड़ा मिलेगी। दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ग्रह के कारक तत्व डैमेज हो जाएंगे, वो अपने कारक तत्वों को प्रकट नहीं कर पाएगा। दिस विल बी द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द प्लैनेटरी। ग्रह के कारक तत्व जो होते हैं वो पीड़ित हो गए। आप समझ गए कि उनके फल नहीं मिलेंगे। मान लो किसी कन्या की बृहस्पति की दशा आई, एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया हाँ जी इस दशा में आपका विवाह हो जाएगा, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर पति का कारक है और उसकी दशा है, कारक की दशा है। पर जातिका कह रही है जी मेरे को तो 5 साल से बृहस्पति की दशा है पर मेरा तो विवाह नहीं हो रहा। अब वो आपको देखना आना चाहिए ना कि कहीं बृहस्पति सर्प गिरिधा या राक्षस नमांश में तो नहीं चला गया भैया। अगर चला गया है तो विवाह नहीं होगा।
ये बारीकियां आपने सीखनी है। अब मैं आपको एक अच्छी चीज बता रहा हूं, कोई भी ग्रह पंचम नवमांश में चला जाए, लेकिन उसके नियम है किस राशि में वो पंचम नवमांश में है। फिर से बता रहा हूं, कोई भी ग्रह पंचम नवमांश में चला जाए तो याद रखना, उसकी दशा आते ही करोड़पति बनोगे, जहां मर्जी बैठा हो। अपने को ये नहीं देखना 6 8 12 कहाँ बैठा है, गड्ढे में बैठा है, मार्केश है, क्या है, कुछ नहीं देखना। हमें सिर्फ यही देखना है कि वो ग्रह पंचम नवांश में पर्टिकुलर राशि में है, दशा आते ही राजा बनाकर छोड़ेगा। ये सदैव याद रखना। अपने को इतना दिमाग लगाना ही क्यों है? हमने सिर्फ उस प्लेनेट को खोजना है अपनी कुंडली में जिसने हमें राजा बनाना है। हम तो उस प्लेनेट को फॉलो करेंगे ना जिसने हमारी जिंदगी बनानी है। बाकियों के उपाय करते रहो यार। अब आता है पुष्कर नमाज। पुष्कर नमाज क्या होता है जी? पहले तो हमें पुष्कर शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, अर्थात जो पोषण करने वाला हो। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जैक्ट डिग्री से निकाल कर दिखाता हूँ और सिखा देता हूँ पुष्कर नमाज, सिखा देता हूँ पुष्कर नमाज। ठीक है ना? अब आप देखिए, ध्यान से सीखिएगा, आराम से। मैं पुष्कर नमाज सिखा देता हूँ। पुष्कर नमाज क्या होता है, बड़े प्यार से सीखिए। देखो, मेरा ना एक ट्रेंड है कि मैं अपनी क्लास में उंगली पकड़ के सिखाता हूँ और किसी को म्यूट नहीं करता। जब तक आपको समझ नहीं आता मैं अगले स्टेप पर नहीं जाता। ये मेरा एक प्रिंसिपल है सदैव। पुष्कर नमाज होते हैं शुक्र के, बृहस्पति का, चंद्रमा का और बुध का। इन 4 ग्रहों के पुष्कर नमाज होते हैं। क्लियर है? अब कोई ग्रह धनु राशि में कहीं पे भी बैठा है, एनीवेयर इन द टॉरस, अगर ये टॉरस है देन द लग्न विल बी एक्वेरियस असेंडेंट, एंड इन सैजिटेरियल साइन यू सी दैट कोई भी ग्रह बैठा है, एनी प्लेनेट, एंड दैट इज इन द डिग्री, डिग्री लिख कर दे रहा हूं, 22 डिग्री 15 मिनट का है। कितने का है? 15 मिनट। 22 डिग्री 15 मिनट का है, डेट इज इन D1। और D9 में वो तुला राशि में चला गया, वही प्लेनेट, ये प्लेनेट तुला राशि में चला गया, तो ये पुष्कर नमाश में चला गया। पुष्कर नमाश में गया हुआ ग्रह राजा बनाता है, याद रखना। इवन राहु केतु भी। ये मत सोचना मेरे राहु केतु खराब है, पहले देख तो लो कहीं तुम्हारा राहु केतु पुष्कर नमाश में तो नहीं गया हुआ। और आपने कोई क्लास अटेंड करी या कहीं रील देखी या यूट्यूब देखी, उठा के रेमेडी कर दी राहु की। ये क्या कर डाला आपने? डिड यू चेक के आपका राहु पुष्कर नमांश में, करोड़पति का अरबपति बनाने की ताकत है उसमें। अब राहु में दशा आ तो जाए, क्योंकि वो पुष्कर नमांश में। हम क्या करते हैं, 90% फोकस D1 चार्ट पे करते हैं, नेवर ट्राई टू सी वेदर दिस प्लेनेट इज गोइंग इन द पुष्कर नमांशा और समवन अदर नमांशा। तो हमें वो भी तो देखना है ना कि पुष्कर नमांश में है या नहीं है। राहु या केतु अगर पुष्कर नमाज में, बाबा राजा बनाते हैं, हम उठा के रेमेडी करते हैं बिना सोचे समझे। ये गलती नहीं करनी है हमने। ठीक है? तो कभी गोचर में भी कोई ग्रह पुष्कर नवांश में जाएगा, तब भी वो आपको राजा बना करके जाएगा। मान लो किसी के नहीं है, गोचर किसी ग्रह की दशा चल रही है और पुष्कर नवांश है शुक्र बृहस्पति चंद्रमा बुध, तो वो चंद्रमा बुध बृहस्पति या शुक्र में कितने डिग्री पर जाएंगे कि वो पुष्कर नवांश में चले जाएं, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। याद रखना, किसी आदमी को बिना एफर्ट्स के नेम फेम चाहिए ना, वो नेम फेम केवल और केवल पुष्कर नमाज वाला ग्रह देगा। इफ एनी वन इज थिंकिंग अबाउट कि मेरे जीवन में लोग मुझे पहचाने, तो वो पुष्कर नमाज है, वो पहचान बना देगा। आपको कोई रेमेडी की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के बेकार के सिर पैर के एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। दशा आता ही, चाहे अंतर दशा है प्रत्यंतर, प्रत्यंतर दशा बहुत कम होती है, अंतर दशा फिर भी थोड़ा सा बड़ा पीरियड होता है, तो ये समझना है। अब एक और पॉइंट है, हम कुंडली में कैसे चेक करेंगे कि बिना डिग्री के ग्रह जो हैं वो कैसे किस प्रकार से बैठेंगे। हमें आराम से इजीली कैसे किन चीजों को पकड़ना है।
ठीक है, नक्षत्र टेक्निक को आपको पढ़ाया जाएगा, तत्व ज्ञान कराया जाएगा कि ग्रह जल तत्व से है या पृथ्वी तत्व से है, अग्नि तत्व से है। क्योंकि मैं जो भी क्लास में पढ़ाता हूँ ना, बेसिकली मैं क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने में विश्वास रखता हूँ। क्लासिकल का मतलब है ऋषि मुनियों वाली एस्ट्रोलॉजी। आप जो भी मेरी क्लास में पढ़ेंगे, जातक परिजात, फल दीपिका, भाव रत्नाकर, उत्तर कालामृत, इन सभी बड़े बड़े ऋषि मुनियों के ग्रंथों का जो निचोड़ है वही मैं पढ़ा, और वही एक्चुअल टेक्निक है। और मेरा प्रयास होता है कि जैसे आप क्लास में आए मेरे से पढ़ने, आप अपनी कुंडली खोलिए, अपने बच्चों की कुंडली, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको समझिए। नहीं समझ आया या आप नहीं इजीली कर पाए, क्योंकि क्लास ऑल्टरनेट डेज पे है, तो आप जब ऑल्टरनेट डे पे आए, तो आप अपना पूछिए ना प्रश्न। पहले अपनी क्वेरी पूछिए, क्लास बाद में स्टार्ट करेंगे। क्वेरी पूछिए, क्वेरी पूछने के बाद जो नहीं समझ आया, रिवील दैट टेक्निक, दोबारा से समझाया जाएगा कि भाई साहब आपने क्यों नहीं है। दूसरा मेरा ये प्रयास रहता है कि सपोज आप कंसल्टेंसी दे रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं छोटी मोटी, तो आपके पास कोई कुंडली आई, तो वो देखना है, समझना है, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। 64वां नवमास जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। याद रखिए, 64वें नवमास की दशा आने पर अशुभ फल प्राप्त होगा। कीप इट इन माइंड। 64वें नवमास की एमडी एडी पीडी सदैव पीड़ा देती है। 64वां नमाज भी दो प्रकार का होता है। आजकल कुछ लोग लगन से भी 64वां नमाज निकालते हैं, और चंद्रमा से, ये शास्त्र सम्मत है। उनका ये कहना है कि चंद्रमा से जब हम 64वां नमाज निकालेंगे तो मना स्थिति देखी जाती है। लगन से 64वां नमाज निकालते हैं तो हमारी देह को प्रभावित करता है। आप समझ रहे हैं? तो ये चीज होती है, हमको इसलिए देखना है। फिर आता है 22वां दृष्टिकोण। याद रखिए, 22वें दृष्टिकोण के स्वामी ग्रह की दशा महापीड़ा देगी। हमें पता होना चाहिए किस ग्रह की दशा हमें क्या देने जा रही है। जब तक हम उन चीजों को नहीं पकड़ेंगे, हम डिस्टिंग्विश करना गलत कर रहे हैं। अभी मैंने बताया कि पुष्कर नमाज आपको नेम फेम देगा, और ये आपको पीड़ा देने वाले ग्रह हैं। अब आपको बड़ा शानदार मैं बात बताने जा रहा हूं। ज्यो ज्यो दवा करी त्यों तो रोग बढ़ा। बड़ी सुंदर बात है, मेरे को इतनी अच्छी नहीं कहावतें आती, फिर भी साधारण भाषा में बता रहा हूं। ज्यो ज्यो दवा की त्यों तो रोग बढ़ा। कैसे रोग बढ़ा? अगर पांचवा हाउस का लॉर्ड, नवम भाव का लॉर्ड गलती से भी सर्वदृश कोण में चले गए, आप जितने मर्जी उपाय कर लेना, मुझे भी सिखाना उपाय क्या होते हैं, अगर आपकी उन्नति हो गई, नहीं होने देंगे वो सर्वदृश कोण में। अगर सर्वदृश कोण में ट्राइन लॉर्ड्स यानी फिफ्थ और नाइन्थ लॉर्ड अगर चले गए सर्पदृश कोण में, जितनी मर्जी रेमेडी कर लो, आपको सारे बोलेंगे अरे पंचम भाव में ग्रह बैठा है, नवम भाव में बैठा है, आपका भाग्य उदय होगा, आपकी क्रिएटिविटी होगी, फलाना होगा, ढिमकाना होगा। अगला कह रहा है भाव जी मैं तो मर गया, आई कुड नॉट डू माई क्रिएटिविटी वेरी प्रॉपरली। तो ये है। अब एक और अच्छी चीज बताते हैं, जैसे पंचमहापुरुष, राशि परिवर्तन, केंद्र और त्रिकोण के राजयोग होते हैं, ऐसे ही वर्गोत्तम ग्रह जो होता है, यानी मान लीजिए कोई ग्रह आपकी कुंडली में धनु राशि में बैठा है, कोई भी ग्रह, आप अभी खोलिए अपनी कुंडली में, और वही ग्रह नमाज कुंडली में भी धनु में बैठ जाए तो वो वर्गोत्तम कहलाए। क्लियर, सिंपल सा रूल है। फिर से बता रहा हूं, मान लो किसी का वृष राशि में बुध बैठा है, और नमाज कुंडली में भी वृष राशि में बुध बैठा है, तो वर्गोत्तम हो गया। अगर कोई ग्रह नीच का वर्गोत्तम है, तो भज गोविंदम हो गया भाई साहब, वो पीड़ा देगी सर्वाधिक दशा, क्योंकि वो नीच का वर्गोत्तम हो गया, नीच होकर के बली हो गया, वो उसकी क्षमता बहुत तगड़ी हो गई, और वो नीच का ग्रह आपको इतना कष्ट दे देगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की। अब ये सबसे बेहतरीन टेक्निक है, मेरी एप्लीकेशन पे भी है। वासुदेव जी को मैंने बताया था कि उनका वाइफ का जॉब नहीं लग रहा था। नमाज के अंदर जो हिडन सबसे डायमंड टेक्निक होती है, दैट इज अ डिस्पोजिटर थ्योरी।
वो ये बता देती है। जब मैंने डिस्पोजिटर थ्योरी से उनकी वाइफ का चेक किया, देन शी गॉट अ गवर्नमेंट जॉब एंड शी हैज बीन सिलेक्टेड आउट ऑफ 10 कैंडिडेट। और एक ही कैंडिडेट चाहिए था, एक ही कैंडिडेट चाहिए था। आप चेक कर लीजिएगा, वहां उन्होंने खुद बयान दिया है, अपनी रिकॉर्डिंग है उनकी। ये डिस्पोजिटर थ्योरी ऑफ नमांशा इज वन ऑफ द पावरफुल टेक्निक। हर कोई नहीं जान पाता उसको यूज कैसे कर। डिस्पोजिटर थ्योरी, राशि तुल्य नमान सभी पढ़ा देंगे, इजीली है, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। डिस्पोजिटर थ्योरी वर्क कैसे करती है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हमें वो चीज समझना। अब आ जाइए, अब नमाज का लगन देखिए कि क्या वो चर लगन है नमांशा का, तो आप देव नमांशा वाले हैं। क्या स्थिर लगन है, तो आप मानव नमांशा वाले हैं। क्या वो द्विस्वभाव का लगन है, तो आप राक्षस नमांशा वाले हैं। बात समझ में आ रहा है? सिंपल सी टेक्निक याद रखनी है, लगन देखना है आपको। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है, लगना लॉर्ड ऑफ द D9 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट हुआ? वो आत्मा का स्वामी बना है। D9 का लगन जो है वो आपकी आत्मा है, और उसका जो ग्रह स्वामी है वो आपकी आत्म स्वामी है। अब एक और अच्छी टेक्निक, मैं अभी आपको दो तीन टेक्निक अच्छे से मैं बताऊंगा। एक सेकेंड बिफोर दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट अहेड। ये देखिए, हम लोग पढ़ेंगे क्या इस कोर्स के अंदर? हम जो पढ़ेंगे देखिए, वो ये पढ़ेंगे, एक सेकेंड। हम पढ़ेंगे विश्व नवमांशा पढ़ेंगे, पंचम नवमांशा है, पुष्प एब्रीवेटेड लिखा है की पॉइंट्स मैंने। मैं बाकी नहीं लिख पाता, बहुत लंबे चौड़े जो होते हैं ना, सारा कुछ लिख देते हैं। इसको समझाने में मुझे पता कितना टाइम लगेगा। सर्व दरेश कोण, वर्गोत्तम नमाश, डिस्पोजिटर थ्योरी, राशि तुल्य नमाश, बृहस्पति एवं शनि का नमाश गोचर। ये बहुत डायमंड टेक्निक है। मैं आपको ये जो टेक्निक पढ़ा रहा हूं ना, ये टेक्निक आप जानते हैं साउथ के अंदर एस्ट्रोलॉजर यूज करते हैं। दे रेयर टू सी द D1 चार्ट, दे प्रिडिक्ट फ्रॉम द नवांश कुंडली। वो नवांश कुंडली से प्रिडिक्शन करते हैं, D1 से नहीं। क्योंकि नवांश कुंडली आत्मा है, आपकी आत्मा किधर जा रही है वो ये बताएंगे। दूसरा पॉइंट मैं अभी बता रहा हूं, तीन चार पॉइंट बहुत अच्छे बताऊंगा, आप सीख करके जाइएगा। ये आपका फी का जो पेमेंट करना है वो ये है, इस पर फी पे होगा। फी मैंने पिछली बार, ये मेरा कोर्स जो था डेट वाज ₹4000। मैं उससे कम में नहीं पढ़ाता था, क्योंकि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट टेक्निक है। ये वो टेक्निक है जो कोई नहीं जानता। मैं बता रहा हूँ, क्लास में जब आप आएंगे, ये प्राउडली बात नहीं है, ये मेरा डीप रिसर्च है। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ये जो टेक्निक पढ़ाई थी, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं दे नो, आई टॉट देम बाय द ₹4000। दिस टाइम आई एम टीचिंग यू 1999। द कोर्स विल स्टार्ट ऑन 4 अगस्त, 4 अगस्त को स्टार्ट होगा। मैं ज्यादा बड़ा बैच भी नहीं बनाता। 25 को टाइम इसका रहेगा 8 PM मंडे का दिन रहेगा। आप एनरोल अभी कर लेंगे तो सुखी रहेंगे। 4 अगस्त 2025 को आपका ये बैच स्टार्ट होगा, एंड द फी विल बी 1999। ये पहले मैं 4000 में पढ़ाता था ये कोर्स। ये वो टेक्निक है जहां आपको असली ग्रह के मीनिंग पता लगने हैं। ठीक है, और ये क्लासेस MWF में होंगी, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे। 10 क्लासेस का कोर्स है ये, 10 क्लासेस कंडक्ट होंगी। हमें कुंडली में जो देखना बस उतना है। आजकल एक ट्रेंड है, अरे सर फीस इतनी है, क्लास सर 20 दे रहे हैं। भैया 20 में सीखा क्या वो बताओ आप। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, पर आपको लॉजिक से बता रहा हूं कि भाई मैंने 20 क्लास पढ़ी, फीस मेरी इतनी थी, सर तो सिर्फ 10 क्लास दे रहे हैं। भैया उस 10 क्लास में टू दी पॉइंट कुंडली में देखना क्या है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिंपल क्लिकिंग करने वाले पॉइंट देखने हैं जो हमारे को 1 सेकंड में। मैंने अभी आपको सिखाया कि पंचम नवमास के अंदर कोई ग्रह आ गया, करोड़पति बना देगा। पुष्कर नवमास में कोई ग्रह आ गया, नेम फेम भी देगा, पैसा भी देगा। हमें तो वो ग्रह ढूंढने हैं बस, दैट्स ऑल। मुझे फालतू की कथा क्यों करनी, ये भी देख वो भी देख, और इतने कंफ्यूजन 20 क्लास में मिलता कुछ नहीं, दिमाग का नहीं है। सो आई टीच यू ओनली द दिस वन। अब
इसके बाद मैं आपको एक और बात कह रहा हूं कि पुनः इसको मैं लेके आ रहा हूं। दिस इज माय अकाउंट नंबर डिटेल, आप चाहें एनरोल अभी करें, मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ठीक है। तो आप अभी एनरोल करिए, मुझे ज्यादा भीड़भाड़ नहीं, मैं दिल से प्यार से स्लोली पढ़ाता हूँ। एंड आई पे रिस्पेक्ट टू माई ईच एंड एवरी स्टूडेंट। जिसने मुझे 5 साल पहले भी फोन पढ़ा है, आज भी फोन कर देगा, तो मैं उसको अगर बिजी हूं तो बाद में कॉल बैक कर लेता हूँ। मैंने प्रिंसिपल अपने डिफरेंट रखे हैं। आई नेवर फॉरगेट टू माई स्टूडेंट्स। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। हमें एक भ्रम में डाला गया हुआ है साढ़े साथी। ये D1 में देखते हैं आप लोग, ठीक है जी। हम लोग क्या देखते हैं साढ़े साथी D1 में। अब आ जाइए D9 के अंदर, जहां कहीं भी आपका चंद्रमा बैठा है, जहां कहीं भी आपका चंद्रमा बैठा है D9 में, ठीक है। उसके ऊपर जब गोचर का शनि आएगा, जैसे मान लीजिए किसी का मीन राशि में चंद्रमा बैठा है नमाज कुंडली के अंदर, तो ये लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके रख देगा। ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। और एक बात याद रखना, ये 7.5 साल इक्वल टू ये 2.5 साल है। ये गलतफहमी मत जी ना। ये डिफरेंस देखिए आप। साढ़े साथी के 7 साल D1 में, और नवश कुंडली में जहां चंद्रमा बैठा है उसके ऊपर से जब शनि गुजरेगा, इक्वल है 7.5 इक्वल टू 2.5 साल। अगर अशुभ स्थिति है तो वो पीड़ा झेल नहीं पाओगे आप। नेवर बियर, मतलब वो सवाल ही पैदा नहीं होता बियर कर दें साढ़े, वो 7.5 साल के बराबर है। हाउ मेनी नोज अबाउट दिस टेक्निक? इतना इजी नहीं है। जब भी आप एस्ट्रोलॉजी करें, क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी पर जाइए और उसको समझिए, ठीक है। तो जब तक आप नहीं समझेंगे क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी, तो दिक्कत तो आएगा ही आएगा। तो हमारी ये जो बैच स्टार्ट होंगे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 4 अगस्त को होगा, ठीक है। 8 बजे इसका टाइम रहेगा, 10 क्लासेस का। अब किसी का कोई डाउट है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। हाँ जी, किसी का कोई भी डाउट हो तो मेरे से आप पूछिए, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। चलिए ठीक है। हैव ए गुड डे, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार, थैंक्स अ लॉट।